तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ओवरऑल विंड टरबाइन सिस्टम क्या होता है उसमें और डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के लिहाज से फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रिड के साथ इसको इंटीग्रेट करना है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा और वो कौन-कौन से परफॉर्मेंस कर्व्स हैं या पावर को लिमिट किस तरीके से करना है विंड टरबाइन के अंदर या मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग विंड टरबाइन के अंदर क्या होती है, ठीक है? तो इस डायग्राम में जो डायग्राम अभी आपको नज़र आ रही है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंड टरबाइन जो है शो किए गए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ तो ये आपके पास है ब्लेड्स, ठीक है? दीज़ आर द ब्लेड्स। ये जो ब्लेड्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं रोटर के हब के ऊपर। तो ये आपके पास एक सेंट्रल हब लोकेशन कहलाती है। इसके अलावा इसमें आप ये चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पिच ड्राइव। इसका मतलब ये है कि जो ब्लेड्स हैं दे कैन मूव आइदर इन डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन टू कंट्रोल द ब्लेड एंगल जिसके ऊपर जो विंड की जो एंगल ऑफ अटैक जिसको हम कहेंगे, उसमें वेरिएशन की वजह से हम पावर की जो एक्सट्रैक्शन है बेसिकली पिच कंट्रोल हमेशा सिर्फ उसके लिए है जब आपने पावर जहाँ पे रिड्यूस करनी है और जो पिच कंट्रोल वहाँ पे अप्लाई होता है जब आपकी विंड की स्पीड एक्सीड कर जाती है आपकी रेटेड पावर के साथ। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने इसको जो लिफ्ट फ़ोर्स है उसके फ़ोर्स को रिड्यूस करके हम जो रेटेड पावर है इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर से हम उसको कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं हाई विंड स्पीड के ऊपर। उसके अलावा फिर यहाँ पे रोटर बेयरिंग है, लो स्पीड शाफ्ट है यहाँ पे, ये जो आरपीएम जो है इसकी रोटेशनल है वो टरबाइन के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली इसमें लो स्पीड शाफ्ट के बाद आपके पास जो हाई स्पीड शाफ्ट है, जो जनरेटर को इनफीड होगी, उसके दरमियान आपको गियर बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से इन गियर बॉक्स पे आपके पास ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी होता है कि इन केस अगर आपने विंड टरबाइन को स्टॉप करना है सो यू हैव टू ब्रेक। बेसिकली ये मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसको आप उसको इस्तेमाल करके आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक जो है वो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई द एरोडायनामिक ब्रेक्स ताकि जो इसकी जो टोटल स्पीड है वो रिड्यूस हो जाए एंड देन यू अप्लाई दिस काइंड ऑफ ब्रेक्स। ब्रेकिंग सिस्टम के बाद यानी कि इसके बाद आपके पास जनरेटर होता है। ये जनरेटर आइदर आपके पास सिंक्रोनस मशीन होगी या एसिंक्रोनस मशीन होगी, ठीक है? ऑब्वियसली एसी जनरेटर है। उसके बाद डिपेंड करता है कि उसकी कौन-सी स्कीम है जिसके तहत आप ग्रिड के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपके पास ये चीज़ आ सकती है आइदर यू यूज़ कन्वर्टर्स, पावर कन्वर्टर्स और यू कैन यूज़ डायरेक्टली ट्रांसफार्मर्स जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप कर देगा लोकल ट्रांसफार्मर वोल्टेजेस को मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर के मीडियम वोल्टेज लेवल के ऊपर। नॉर्मली जब स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं आपके पास जनरेटर जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं दे आर आइदर यूज़ 0.4 केवी, ठीक है? और आइदर ये दे प्रोड्यूस 0.69 केवी, ओके? तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों में से कोई एक वोल्टेज आ रहा होगा एंड देन यू स्टेप अप टू द लेवल ऑफ I think either 10 kV and if you are using offshore, so at offshore they use 33 kV level as a medium voltage, ठीक है? अगेन इसमें जो कंप्लीट हाउसिंग है इसको कहते हैं हम नेसल फ्रेम, जो नेसल फ्रेम के अंदर हो गए तमाम चीज़। इसके अलावा एक तो पिच ड्राइव है, इसका हम डिटेल्स देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे एक मूवमेंट होती है विंड की डायरेक्शन को फॉलो अप करने के लिए, तो उसमें हम उसको कहते हैं याव ड्राइविंग कंट्रोल। तो यहाँ आपके पास ये मोटर्स कनेक्टेड हैं एंड अगेन यू हैव सम बेयरिंग्स एंड गियर सिस्टम ओवर हियर। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी जो नेसल है, ये पूरा यूनिट जो है दैट कैन आइदर रोटेट इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन टू फॉलो अप द विंड डायरेक्शन एज़ वेल, ओके? अच्छा एक चीज़ देखें कि जो मैंने आपको बताया था आपके पास जो पावर है विंड पावर दैट इज़ इक्वल टू हाफ डेंसिटी एरिया एंड एच। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे एरिया है ये स्वेप्ट एरिया है जो कि डायमीटर पे डिपेंड करता है। डायमीटर मीन्स द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लेड
अब क्वेश्चन ये है कि हम इस लेंथ को कितना इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप जितनी ज़्यादा लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इसमें एक फिनोमेना होता है जब आपके पास जब रोटेशन होना शुरू होती है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है, तो आपके जो ब्लेड्स जो होते हैं, लॉन्गर ब्लेड्स होते हैं, वो एट द एंड एजेस पे टिल्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर विंड की स्पीड इस पे एक्सर्ट हो रही है तो फोर्स जो होती है इस ब्लेड्स को अंदर की तरफ टिल्ट कर जाती है। तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है टावर और ब्लेड्स के दरमियान एट द टिप लोकेशन, वो कम हो जाता है। अगर आपके पास जितना लॉन्गर एरिया लेंथ होगी तो उसमें एक टिल्ट एंगल ज़्यादा होगा, इसमें वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये ब्लेड्स जो है इस टावर के साथ टच होके ब्रेक डाउन पूरे सिस्टम को वो ब्रेक कर देंगे। तो ऑब्वियसली वी हैव सम लिमिटेशन हियर, हाउ लॉन्ग वी कैन मेक दिस ब्लेड। ठीक है, ये पिच एंगल को थोड़ा सा देख लीजिए, पिच किस तरीके से एंगल होती है। अगर आपके पास विंड की जो स्पीड इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब इस टरबाइन की लिहाज होती है पिचिंग इन दिस डायरेक्शन में होगी, या either this or either this direction में होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, द ब्लेड इज द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव एंड विजिबल कंपोनेंट ऑफ द टरबाइन। बेसिकली आपके पास मेन कंपोनेंट है जिसके ऊपर लिफ्ट फोर्स एक्सर्ट होगी तो वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा। So it is also responsible for carrying out one of the most essential tasks of the energy conversion process. So it transforms the kinetic energy of the wind into the rotational mechanical energy. नेक्स्ट ये है कि ब्लेड हैव ग्रेटली इवॉल्व इन एरोडायनामिक डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसमें जो पुराने ज़माने में हिस्टोरिकल जो ब्लेड्स फॉर्मुलेट होते थे वो आइदर यूजिंग बाय वुड और बाय क्लॉथ, लेकिन अब जो मॉडर्न ब्लेड्स हैं दे आर मेनली मेड फ्रॉम अल्युमिनियम, फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर्स मटेरियल से फॉर्मुलेट किए जाते हैं। और उसका पर्पस यही है कि उसकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है उसको इंक्रीज किया जाए, एंड देन आल्सो टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द ब्लेड। सो जो फटीग जो है उसकी कम से कम होनी चाहिए और उसमें स्टिफनेस लेके आए ताकि वो जो प्रेशर जो भी एग्जर्ट होगा उसके ऊपर विंड की पावर की वजह से वो विदस्टैंड कर सके। सो अल्टीमेटली गोल तो आपका ये होता है कि इसका वेट जो है वो मिनिमाइज हो। दैट्स व्हाई वी यूज सम मटेरियल्स, जाहिर सी बात है वो स्टील से नहीं बना होता, ठीक है, आयरन भी इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से जो वेट होता है ओवरऑल वेट वो इंक्रीज हो जाता है। उसमें मेनली अल्युमिनियम है, फाइबर ग्लास है, कार्बन फाइबर जो है, इस तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्लेड्स, 1 2 3। तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि हाउ डू वी चूज देम। सबसे पहले ये है कि ऑल्दो सिंगल और टू ब्लेडेड विंड टरबाइन हैव फाउंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द थ्री ब्लेड रोटर इज कंसीडर्ड द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड फॉर लार्ज विंड टरबाइन। इसमें अब ये था कि आगे जाके इक्वेशन देखेंगे, सॉलिडिटी की इक्वेशन हमें बताती है कि जितने कम नंबर ऑफ विंड टरबाइन होंगे उसकी जो एफिशिएंसी कर्व होता है, जो एफिशिएंसी कर्व है वो कांस्टेंट होगी टिप टू स्पीड रेशियो के ऊपर, ठीक है, सीपी। लेकिन जो उसकी पीक होती है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो लोअर होती है। इसी तरीके से अगर आप सिंगल विंड टरबाइन सिस्टम अगर आप लेते हैं तो इसमें जो मैकेनिकल जो डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ वेट है, ये आपके पास रोटर का हब है, देन यू हैव टू ऐड सम हैवी वेट ऑफ द शॉर्ट साइज टू बैलेंस द वेट ऑन दिस साइड एंड दिस साइड। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वाइब्रेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से सिंगल ब्लेड सिस्टम जो है वो इतना सूटेबल नहीं होता। इसी तरीके से टू ब्लेड सिस्टम में भी लिमिटेशंस हैं, या इसको इस तरीके से ले लें, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एफिशिएंसी जो इंक्रीज है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ ब्लेड्स जो हैं वो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू नंबर ऑफ ब्लेड्स एंड इफ यू मूव फ्रॉम 2 to 3 नंबर ऑफ ब्लेड्स, तो आपकी एफिशिएंसी जो इंक्रीज होगी वो तकरीबन 3% तक होगी। लेकिन अगर आप 3 से 4 ब्लेड्स की तरफ जाएं तो आपके पास जो एफिशिएंसी को जो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा वो तकरीबन 0.5% एडिशनल इंक्रीमेंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड ऑफ करना है।
कि सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात, अगर हम नंबर ऑफ ब्लेड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। हमारा उसका जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, वो भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ ब्लेड ज़्यादा होंगे उसका वेट इंक्रीज होगा। तो रोटर जो है, रोटर हब है या नेसल है, दैट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसमें हमने ट्रेड ऑफ करना है, ठीक है। अब जो मोस्टली जो डिज़ाइन है, आपके पास ज़्यादातर 3 ब्लेड सिस्टम्स के मिलते हैं। अब इसमें एक चीज़ नोट कीजिए कि टरबाइन विद द फ्यूअर ब्लेड्स ऑपरेट अ हायर स्पीड रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेजेस की बात है कि डिसएडवांटेज की बात है, कि हमारे पास कम नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं और उसकी वजह से हमें हाई रोटेशनल स्पीड मिल रही है। बताएं मुझे सर ये फायदे की बात होगी ना, किस क्योंकि आपके लिहाज से। पास जितने, सर आपके पास जैसे अगर नंबर ऑफ ब्लेड लेस है तो मतलब ये है कि आपका जो जो वो जो मोटर होगी सर, वो साफ से मतलब जो वो घूमेगी सर। फिर ये होगा कि आपको आसानी से आप जो सर पावर आपको ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि सर जब वो लाइट वेट होगा तो वो ज़्यादा मतलब तेज़ घूम सकता है ब्लेड जो होगा उसका। ठीक, सही सर बात है। लेकिन इसमें वो नुकसान भी है जी जी ना बताओ वलीद। सर, इसमें नुकसान ये है कि अगर आप मतलब स्पीड से, अगर जो आपकी मतलब टरबाइन की जो कैपेसिटी स्पीड की है उससे उससे एक्सीड भी तो कर सकती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम टरबाइन जो है ना, वो हम सिलेक्ट करते हैं, जो जनरेटर है वो हम सिलेक्ट करते हैं टरबाइन की आरपीएम के ऊपर। तो इसमें जो जनरेटर की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होने की खदशा नहीं है। लेकिन इसमें ये बात सही कही है कि हमारे पास जो, अगर आप सिंक्रोनस मशीन देखें तो वो हायर आरपीएम के ऊपर ऑपरेट होती हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी हायर आरपीएम अवेलेबल होगा लो स्पीड के ऊपर, मतलब लो नंबर ऑफ ब्लेड आप इस्तेमाल करके हायर रेवोल्यूशन आरपीएम इस्तेमाल कर ले सकते हैं, तो उसका जो आपका गियर बॉक्स है वो आपका लोअर गियर गियर रेशियो आएगा। तो उसमें लॉसेस भी कम आएंगे, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। नॉर्मली आपको जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर 2 पोल या 4 पोल सिस्टम की बात करें तो 3000 आरपीएम या 1500 आरपीएम जो है उसकी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्मली आपके जो ब्लेड्स होते हैं वो उस आरपीएम के ऊपर रोटेट नहीं करते, ठीक है। तो उनकी आरपीएम हमेशा कम ही होती है जनरेटर की रिक्वायरमेंट से। तो तो वो जो हम ये बात अगर कहें कि नहीं जी, अगर हायर आरपीएम की वजह से हमारा जो जनरेटर पे फ़र्क आएगा, तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। लेकिन इसमें अगेन हमारे पास जो एडवांटेज है लोअर गियर रेशियो की वजह से, वो फ़ायदा ये है कि हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। इसी तरीके से अगर फ्यूअर ब्लेड्स अगर इस्तेमाल करें, कम ब्लेड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कॉस्ट भी इसकी कम है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये हो गया है कि अकॉस्टिक नॉइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ब्लेड टिप स्पीड की। तो अब जब आपके पास नंबर ऑफ ब्लेड्स कम है और इसकी आरपीएम जो है आरपीएम है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो इसकी जो टिप स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपके जो नॉइज़ का फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। So therefore acoustic noise is considerably higher for single and two blade सर turbine. जी जी बताएं। सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी लो कॉस्ट की बात यहाँ पे हो रही है सर, तो वो लो कॉस्ट किस चीज़ की होगी, ब्लेड की होगी या मतलब ओवरऑल जो टरबाइन है उसकी देखें होगी? नहीं देखें ना, अगर आप 4 ब्लेड इस्तेमाल करेंगे आपके पूरे सिस्टम की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ना, कंपेयर टू 3 ब्लेड सिस्टम। जी अगर सर। अगर आपने 4 ब्लेड इस्तेमाल करने तो नंबर ऑफ कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लेड्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। यानी ब्लेड के थ्रू आप अपनी कॉस्ट को लेस की तरफ लेके जा हाँ, रहे हो सर, यही है ना चीज़? ऐसी चीज़ है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे बात वही बता रहा था मैं आपको, जो नॉइज़ का फैक्टर है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर, जो एरिया में ज़्यादा कंसिडरेबल होता है। तो इस वजह से हम सिंगल या 2 ब्लेड सिस्टम में जाएँगे। ऑब्वियसली अगर 3 ब्लेड सिस्टम होगा तो उसकी भी नॉइज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इफ यू हैव 4, 5 और 6 ब्लेड सिस्टम। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि सिंगल ब्लेड टरबाइन्स हैव एन एसिमेट्रिकल मैकेनिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर सिंगल ब्लेड में इशू ये है कि लोड जो बैलेंसिंग है अराउंड द रोटर हब, तो वो डिफिकल्ट एक एस्पेक्ट होता है। So the turbine rotor are aerodynamically unbalanced, which can cause a mechanical vibration. So moreover, higher rotational speed impose more mechanical stresses. अब
ठीक है, हमारे पास एडवांटेज तो है कि हम हायर आरपीएम पे जो जनरेटर है उसको उसके साथ सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगेन हमारी जितनी ज़्यादा आरपीएम होगी उसकी वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो फ़ोर्स होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे कि ब्लेड्स के ऊपर, टरबाइन स्ट्रक्चर के ऊपर और अदर कंपोनेंट्स के ऊपर सच एज़ बेयरिंग, गियर बॉक्स एंड ये दैट वुड बी अ इश्यू फॉर द डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव और आपकी जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाता है। So the rotor with more than 3 blades are not common since they are more expensive. Obviously यहाँ पे हम कहते हैं 3 से ज़्यादा रखेंगे तो more expensive होगा और हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास जो efficiency है वो भी इतने ज़्यादा जो है improve नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब ब्लेड का देख लें थोड़ा सा और स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग एट द लोअर रोटेशनल स्पीड रिक्वायर्स अ हायर गियर रेशियो। The lagging wind turbulence of one blade can affect the other blades since they are closer to each other. अब मैं ये 3 पॉइंट थोड़ा अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले डिफाइन कर दूँ यहाँ पे। Hence, the three-blade rotor presents the best trade-off between the mechanical stress, acoustic noise, cost and rotational speed. अच्छा, इस 2 पॉइंट्स में अगर आप इस चीज़ को नोट करें, जो सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें ये है कि देखें बिटवीन अगर 3 ब्लेड सिस्टम ले तो इन दोनों ब्लेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर आप जो वहाँ पे एक और ब्लेड या नंबर ऑफ 2 ब्लेड्स और ले आएँ, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाता है बिटवीन ब्लेड्स टू ब्लेड। अब आपने ये भी देखा होगा कि एक ब्लेड की वजह से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पे कुछ पार्ट पे यहाँ पे आपके पास टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है। तो ये टर्बुलेंस जो होती है अगर डिस्टेंस ये कम हो तो वो साथ वाले ब्लेड के ऊपर भी अफेक्ट करेगी, जिससे अल्टीमेटली आपके ओवरऑल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक लुक देख लें। ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू है जिसको आप यूँ समझ लें कि यहाँ से अगर आप इसको व्यू कर रहे हैं, तो ये ब्लेड की जो शेप है ये एयरफॉयल शेप है, यानी कि जो फ्रंट में इसको आप कह सकते हैं बॉटम पे थोड़ा फ्लैट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और फ्रॉम द टॉप इट्स बिट कर्व। तो इस समथिंग फ्रॉम दिस साइड व्यू, ये वाला पार्ट थोड़ा फ्लैट है एंड देन इट इज कर्व फ्रॉम द अपर साइड। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है इसको कहते हैं एयरफॉयल, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो आपकी जो स्पीड होती है वो आपके पास कम होती है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो हाई होता है, और ऑन द टॉप साइड आपके पास जो विंड की स्पीड है वो हाई होती है जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो डाउन होता है। ठीक है। इस वजह से जो इसकी लिफ्ट फोर्स है इट गोज टू द अपर साइड एंड देन स्टार्ट रोटेटिंग। अच्छा, अब इसमें ये देखें एक कुछ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि कॉर्ड लाइन कहा जाता है। कॉर्ड लाइन से मुराद ये है कि जो इस एज और इस ट्रेलिंग एज के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कॉर्ड लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे बात होती है एंगल ऑफ अटैक की। एंगल ऑफ अटैक का मतलब ये है कि द एंगल बिटवीन द विंड स्पीड एंड द कॉर्ड लाइन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। ये एंगल डिफाइन करता है कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करनी है। अगर हम इस एंगल ऑफ अटैक को कंट्रोल करें तो उसकी वजह से हम इसकी जो टरबाइन की पावर जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। अब वो कैसा कि मतलब वो कौन से मेथड्स हैं उसको हम आगे जाके देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट parameter for controlling the lift force of the blade is the angle of attack, which is defined as the angle between the directional of the wind speed and the chord line of the blade. तो ये आपको एंगल ऑफ अटैक समझ आ गया किस किस चीज को कहते हैं? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। सर अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा विंड फ्लो कॉर्ड लाइन का एंगल है ना, सॉरी बताएं। जो फोर्स। सर वे- विंड फ्लो और कॉर्ड लाइन का जो एंगल है जो आपकी मतलब हाँ विंड, लिफ्ट फोर्स में इस्तेमाल है। हाँ विंड के ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी वेक्टर डायग्राम बनती है जिसपे पता चलता है कि लिफ्ट फोर्स की डायरेक्शन कैसे है। लेकिन जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ विंड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, विंड की जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है वो, और ये कोल्ड लाइन है उसके दरमियान जो एंगल है, क्योंकि ये देखें जो हवा है ये अलाइन, ये बेसिकली उसके साथ अलाइन नहीं है।
तो दिस इज एट सम एंगल, तो ये एंगल बेसिकली इस पॉइंट पे है कॉर्ड लाइन का, और हवा जो है वो इस पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर अट्रैक्ट कर रही है, तो यू हैव सम सही। एंगल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक। वो ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है थोड़ा सा एक्सपेंड करके। ओके, तो अब यहाँ देखें जो पिच एंगल है, अब जो पिच मैकेनिज्म है बेसिकली, तो पिच मैकेनिज्म के थ्रू हम जो इसका एंगल ऑफ अटैक जो होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं, और इसी एंगल ऑफ अटैक के कंट्रोल करने से हम जो है जो पावर जो है रिड्यूस हम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि पिच मैकेनिज्म सिर्फ ऑपरेट ही उसी वक्त होगा जब हमारे पास विंड की स्पीड को हमने कंटेन करना हो। तो ये देख लिया रोटर जो हब है उसके अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इस पिच मैकेनिज्म को कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पे मोटर्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और जो आपका ब्लेड होता है, ब्लेड का जो अंदर जो पोर्शन होता है ये बेसिकली अंदर से होलो होता है, और होलो स्ट्रक्चर के अंदर इसमें यहाँ पे गियर बॉक्स लगे होते हैं, जो यहाँ पे गियर बॉक्स गिरारियाँ जिसे कह सकते हैं आप, गियर एंड बेरिंग, तो यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। तो उसके अक्रॉस जब मोटर रोटेट होती है देन यू कैन कंट्रोल द रोटेशन ऑफ द ब्लेड पिच, पिच को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें इस पिक्चर में हमारे पास जो है या मोटर है, तकरीबन इसमें फोर मोटर्स हैं। ऑब्वियसली 4 मोटर आपको इस बात की ज़रूरत है ताकि जो उसका जो मोमेंटम है, टॉर्क जो उसमें प्रोड्यूस करना है, जो वेट ऑफ द ब्लेड की वजह से जो ज़्यादा पावर आपको चाहिए रोटेट करने के लिए, तो इसमें आप जो 4 मोटर इसमें इंस्टॉल की गई हैं। एंड अगेन दिस इज़ द नेसल फ्रेम जो कि कनेक्ट करता है ये यॉ सिस्टम को एंड द ब्लेड को। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपके पास योर गियर्स एंड बेरिंग है, ठीक है। इसके अलावा यू आल्सो नीड योर ब्रेकिंग मैकेनिज्म। जाहिर सी बात अगर आप किसी एक एंगल पे इसको सेट करेंगे देन यू हैव टू लॉक इट एट दैट पॉइंट, यू कैन नॉट कीप दैट लूज, वरना वो आपके जो मोटर्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इसका मैकेनिज्म है कि पिच मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। So the pitch mechanism in large wind turbine enables the rotation of the blades on their longitudinal axis. It can change the angle of attack of the blades with respect to the wind, by which the aerodynamic characteristic of the blade can be adjusted. तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम जब एंगल ऑफ अटैक चेंज करेंगे तो जो ब्लेड्स के ऊपर जो एरोडायनेमिक्स इफेक्ट्स हैं वो चेंज होंगे। So this provides a degree of control over the captured power to improve conversion efficiency or to protect the turbine. तो एफिशिएंसी जो है हम उसको मेंटेन रख सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रोटेक्ट द टरबाइन फॉर ऑन अ हायर, मतलब ये कह सकते हैं हायर स्पीड के ऊपर हम इसकी जो टरबाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट क्या होता है बेसिकली व्हेन द विंड स्पीड इज एट और बिलो द रेटेड स्पीड। यहाँ पे रेटेड स्पीड से मुराद जिस स्पीड के लिए आपने इसको डिज़ाइन किया है। नॉर्मली जो विंड स्पीड होती है वो तकरीबन रेटेड स्पीड की अगर बात करें वो 10 मीटर पर सेकेंड, 13, 12 इसके करीब अराउंड होती है। So if the wind speed is less or equal to that, the angle of the attack of the blade is kept at an optimum value. तो ब्लेड की जो पोजीशन है उसको न्यूट्रल पॉइंट कह लें या एज ऑप्टिमम पोजीशन के ऊपर कह लेंगे, जहाँ पे वो मैक्सिमम पावर को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, so at which the turbine can capture the maximum power available from the wind. When the wind speed exceeds, जब रेटेड वैल्यू से वैल्यू एक्सीड कर जाएगी तो पिच मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होगा और इसको रेगुलेट करेगा और आउटपुट पावर को लिमिट कर देगा। Thus the keeping power output within the design capability, इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट पावर होगी वो कांस्टेंट रहेगी एट द रेटेड पावर। नॉर्मली इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको जो पिच एंगल की जो रेंज है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री के दरमियान काफ़ी होती है, ठीक है। उसकी कुछ थोड़ी सी और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीजेस फर्दर, मतलब जब आपके पास रेटेड स्पीड से उसकी स्पीड ज़्यादा जो हो जाएगी, reaches the limit of the turbine, the blades are completely pitched out of the wind, यानी कि पिच को हम उस तरीके से अलाइन करें कि उसकी जो लिफ्ट फोर्स है वो तकरीबन 0 हो जाए, एंड देन वी कैप्चर नो पावर फ्रॉम द ब्लेड एंड द टर्बाइन्स आर completely shut down. The pitch mechanism can be either hydraulic or electrical, तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो बहुत अनकॉमन है, सिस्टम में आजकल अप्लाई नहीं हो रहा।
मेनली आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपके पास वही मोटर्स हैं जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई। तो द इलेक्ट्रिकल पिच एक्चुएटर्स आर मोर कॉमन नाउअडेज सिंस दे आर सिंपलर एंड लेस रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ऑल ब्लेड्स ऑन द रोटर हब आर पिच साइमल्टेनियसली बाय वन पिच मैकेनिज्म। तो अगर इसमें कहा जाए पहले की तरह कि हर 3 ब्लेड्स के अलग अलग मोटर्स तो हैं, लेकिन उसका जो पिच कंट्रोल कमांड है वो एक है। तो एक कंट्रोल सिस्टम यानी कि साइमल्टेनियसली आप इन लोगों को एक साथ पिच कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न विंड टरबाइन्स हैं दे आर ऑफन डिजाइन टू पिच ईच ब्लेड इंडिविजुअली। तीनों ब्लेड्स का अपने इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट में वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है हायर एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, और आपके पास ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है। The pitch system is usually placed in the rotor hub together with the backup energy storage system for safety purpose. अब यहाँ पे बैकअप सिस्टम जो है यहाँ पे बैटरी के बेस पे डिपेंड करता है। वो इसलिए ज़रूरी है आपका कि फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी तरीके से जनरेटर के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, या फिर जो ग्रिड से जो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल की जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट होती है, तो इमरजेंसी की फॉर्म में पिच मैकेनिज्म जो है उसको टरबाइन को स्टॉप कर सके। सो इट इज़ क्वाइट क्रूशियल टू हैव अ बैकअप सिस्टम इन द पिच। अच्छा अब इसमें, अच्छा अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। एनी क्वेश्चन? चले